इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है न्यायपालिका। तो आप सब बोल रहे थे कि चैप्टर 5 का वीडियो लाया जाए और उसमें पाठ के अंदर के सवाल का भी हल बताइए और अभ्यास का भी। तो वीडियो लेकर हाजिर है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न पेज नंबर 48 का। तो आपके लिए है ना पेज नंबर भी लिख दिए हैं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। कौन सा प्रश्न है ना कितने पेज नंबर में है ये आप किताब से ढूंढिएगा, पेज नंबर लिख दिया है। तो पहला प्रश्न है, बच्चों के पिता ने क्या जवाब दिया होगा, सोचकर लिखिए। तो देखिए कहानी क्या है ना, किताब में दिया हुआ एक लड़का है, ठीक है, फिर एक लड़की है, दोनों भाई बहन है। तो पता है लड़का है ना लड़की का चोटी खींच देता है, तो लड़की है ना लड़की इस लड़के का किताब फाड़ देती है। तो दोनों झगड़ते हुए किसके पास पहुंचते हैं, पिताजी के पास पहुंचते हैं, ठीक है। तब बोला गया है बच्चों के पिता ने क्या जवाब दिया होगा, सोचकर लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों के पिता ने दोनों बच्चों को डांटा होगा कि तुम दोनों ही बदमाशी की हो। एक हाथ से ताली नहीं बजता है, तुम दोनों बदमाशी की हो। उन्होंने यह भी कहा होगा कि आगे से आपस के झगड़े में किताब कॉपी मत फाड़ना, नहीं तो दोनों को खूब मार पड़ेगी, ठीक है। किताब कॉपी फाड़ना नहीं, काफ़ी बुरी बात है। लड़ाई झगड़ा है तो ठीक है, लेकिन किताब फाड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए 50 नंबर का सवाल, आपके समझ में कौन सही है, गीता या उसके भाई, आपस में चर्चा कीजिए। तो कहानी क्या है ना, गीता के भाई होते हैं, ठीक है। गीता के 3 भाई होते हैं और गीता होती है। तो ये जो गीता है ना, ये इसका शादी हो जाता है, पूरा ठीक से पढ़ भी नहीं पाती है, समझे, और गरीब घर में शादी होता है। इसके पिता की जब मृत्यु होता है ना, तो सोचते हैं कि पिता के संपत्ति में अगर हिस्सा मिल जाता ना भाई की तरह, तो अपना घर का हालत भी सुधर जाता और आगे पढ़ाई भी कर पाते। तो लेकिन अपने भाई से मांगे ना, तो भाई बोला गया तुमको संपत्ति में हिस्सा दे, तो क्या की ये केस कर दी, और क्या। तो फिर आदमी पता है इसको अपना हिस्सा वापस मिल जाता है। तो बोला गया ना आपके समझ में कौन सही है, गीता या उसके भाई। उसके भाई जमीन में है ना हिस्सा नहीं देना चाहते। आप कौन सा जमीन, अपने पिता के जमीन, इनका जमीन नहीं है, अपने पिता के ज़मीन में हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। लेकिन गीता है क्या, अपने हिस्सा चाहती है। तो कौन सही है, तो गीता सही है। तो उत्तर लिखेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में बेटा हो या बेटी सभी बराबर के हकदार हैं, समझे, एक नियम है, कानून बना हुआ है। अतः गीता को भी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए था, अतः गीता सही थी, ठीक है। कानून है तो कानून की नज़र में सही है तो सही है, ठीक है। इसमें आदमी क्या है, आदमी गलत है सही नहीं होता है, कानून जो बना हुआ है तो बस उसके अकॉर्डिंग अगर वो काम कर रहा है तो सही है। क्या आप ग्राम कचहरी के फैसले से सहमत हैं। तो पता है ये गीता है ना, वो पहले ग्राम कचहरी जाती है, तो ग्राम कचहरी बोलता है ना कि हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी लड़की को उसके पिता के ज़मीन में ना हक मिला हो। तो फिर बोलता है कि नहीं तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारा भाई सही बोल रहा है, लड़की को नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है। तो उत्तर लगेंगे नहीं, मैं ग्राम कचहरी के फैसले से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ग्राम कचहरी संविधान के नियमों के बजाय गांव की परंपरा के अनुसार फैसला सुनाए थे, जहां बेटियों को पैतृक संपत्ति में, पैतृक यानी पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है, जो कि गलत है। अब देखिए आगे, तो गीता कहाँ चली जाती है, ग्राम कचहरी में उसका कोई बात नहीं सुनता, तो गीता पता है अदालत चली जाती है। तो पहला प्रश्न है, अदालत ने गीता के पक्ष में क्या फैसला सुनाया और क्यों। तो उत्तर लिखेंगे अदालत ने गीता के पक्ष में फैसला सुनाया कि गीता को भी अपने भाइयों की तरह पैतृक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिले, ठीक है। और क्यों सुनाए उसके पक्ष में, ठीक है। तो लिखेंगे क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता के संपत्ति में बेटा हो या बेटी सभी बराबर के हकदार हैं, समझे। तो ये जो अदालत है ना, किसके अनुसार ऐसा निर्णय ले कि गीता के पक्ष में गया, वो संविधान का जो नियम है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उसके तहत निर्णय किए। दूसरा देखिए, इस कहानी को पढ़ने के बाद न्याय के बारे में आपकी क्या समझ बनती है, इस पर अपनी शिक्षिका के साथ चर्चा कीजिए। तो देखिए अंत में पता है गीता को न्याय मिल जाता है, समझे। ऐसा छोटा मोटा ग्राम कचहरी तो ऐसे ही रहता है, लेकिन तो संविधान में सुविधा प्रदान किया गया ना कि अगर ग्राम कचहरी नहीं सुनती है, पंचायत नहीं सुनता है, तो जिला न्यायालय जाइए, जिला न्यायालय नहीं सुनता है तो हाई कोर्ट जाइए, उच्च न्यायालय, वो नहीं सुनता है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। और सुप्रीम कोर्ट के जज पता है वो अच्छा निर्णय सुनाते हैं, वो पक्षपात नहीं करते, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति के साथ कहीं अन्याय होता
तो वह न्याय पाने के लिए न्यायपालिका का द्वार खटखटा सकता है, वह अदालत जा सकता है, वहाँ उसे न्याय अवश्य मिलेगा, जिस प्रकार से किसको मिला, गीता को मिला। अगला सवाल देखिए 6 नंबर, अपने शिक्षक की सहायता से इस तालिका में दिए गए खाली स्थानों को भरिए। तो ये सब तो भर दिए, ये जो उदाहरण वाला है ना ये खाली था, समझे। तो विवाद के प्रकार, केंद्र और राज्य के बीच विवाद, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद, ऐसे उदाहरण बताना है। तो उत्तर लिखेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर केंद्र और राज्य के बीच विवाद। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रहे हैं, समझे, बिहार के लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, लेकिन केंद्र सरकार हमेशा ठुकरा देती है। बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा ना तो थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा इस ये जो राज्य है उसके विकास के लिए। दो राज्यों के बीच विवाद, तो इस तरह का उदाहरण ढेर सारा हो सकता है, तो एक ही बस लिख रहे हैं। तो दो राज्यों के बीच विवाद, तो नदी के पानी के बंटवारे को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच विवाद। जो नदियाँ उत्तर प्रदेश से बहा के आती है ना, तो उत्तर प्रदेश चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी रोक लें, तो बिहार बोलता है कि नहीं, ज़्यादा पानी मत रोको। दो नागरिकों के बीच विवाद, तो दो नागरिकों के बीच विवाद तो किसी चीज़ को लेकर हो सकता है, तो एक लिख देते हैं, जमीन के बंटवारे को लेकर दो नागरिकों के बीच विवाद। अब देखिए पेज नंबर 53, पहला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या क्या किया गया। तो उत्तर लिखेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इसको विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया तथा सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का सीधा हस्तक्षेप शून्य किया गया। विधायिका है ना कानून बनाती है, कार्यपालिका है ना उस कानून को लागू करवाती है, और न्यायपालिका है ना उस कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को सजा देती है, ठीक है। तो न्यायपालिका को है ना विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है, और ये अलग काम करेगा, अलग। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊंचा न्यायालय होता है, इसके ऊपर नहीं होता है, ठीक है। उच्च न्यायालय जैसे पटना हाई कोर्ट, तो पटना उच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है ना, जो सुनवाई करते हैं, जो सुनते हैं वकील का बात, ठीक है, तो उसकी नियुक्ति होता है ना, तो सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं रहता है। अगर सीधा हस्तक्षेप रहेगा ना, तो मान लेते हैं कि बीजेपी की सरकार है, मान लेते कोई भी है, किसी का नाम नहीं लेते, मान लेते हैं कि कोई एक्स नामक पार्टी है, तो अगर वो अपने पार्टी का, अपने चिन्ह पहचान का कोई किसी को नियुक्त कर दिया, तो सरकार अगर कुछ भी गलत काम करेगी ना, तो कोई केस करेगा, तो केस जाएगा न्यायालय में, तो सरकार के पक्ष में वो फैसला सुनाएगा। तो ये क्या है, गलत बात है, इससे न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए ऐसा व्यवस्था किया गया है ना कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश जो नियुक्त होता है ना, तो सरकार का सीधा हस्तक्षेप रहेगा ही नहीं। तो देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में किस किस तरह की बाधाएं आती हैं। तो उत्तर लिखेंगे, कुछ ताकतवर लोग अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके, जैसे कुछ नेता होते हैं या कुछ बिल्डर होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, तो उसके बारे में बात किया गया है। तो कुछ ताकतवर लोग अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके न्यायपालिका की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं, समझे, वो प्रभावित करने का काम करते हैं, सोचते नहीं कि अमीर है तो बच जाएंगे। कुछ न्यायाधीश भी पैसे व तरक्की के लालच में फंसकर गलत फैसले देते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न। पहला सवाल है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की नई न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा जीत सकता है? कारण सहित समझाइए। तो लिखेंगे, हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि न्यायपालिका के समक्ष सभी बराबर हैं। वो अमीर गरीब में कोई भेदभाव, कोई धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है, और यह सही फैसला सुनाता है, समझे। दूसरी ओर गरीब को भी न्याय मिल सके, इसके लिए लोक अदालत बनाया गया है, जहाँ गरीब को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। गरीब लोग हैं ना, न्यायालय का चक्कर लगाते लगाते बहुत थक जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं ना होता है उतना, तो वो केस नहीं लड़ पाते हैं। तो इसलिए सरकार क्या है ना, लोक अदालत बनाया, ठीक है। लोक अदालत, यहाँ क्या होता है ना, गरीब को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है, फ्री में, या बहुत ही कम कीमत पे, पता है, बहुत ही कम कीमत पे सुनवाई होता है। दूसरा है, हमें न्यायपालिका की जरूरत क्यों है? तो ये तो सामान्य सा बात है, अगर नहीं रहेगा तो कोई कानून का उल्लंघन करेगा ना, तो उसको सजा कौन देगा? तो लिखेंगे, अगर केंद्र और राज्य के सरकार के बीच, दो राज्यों के बीच, दो नागरिकों के बीच, अथवा सरकार एवं समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच
किसी तरह का विवाद होता है तो इसे सुलझाने के लिए हमें न्यायपालिका की जरूरत होती है। तीसरा है, निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायिक पालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी है। न्यायपालिका की संरचना को पढ़ने के बाद उसका एक चित्र बनाएं। तो देखिए, न्यायपालिका की संरचना इस तरह से पिरामिड जैसा होता है। सबसे निचले स्तर पे कौन रहता है? जिला और अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, जिला और बाकी न्यायालय रहते हैं। फिर उसके ऊपर आता है उच्च न्यायालय, फिर उसके ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायालय। 4 नंबर देखिए, भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? तो उत्तर लिखेंगे, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इसको विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है। और विधायिका और कार्यपालिका का क्या काम है आपको बता ही चुके हैं। तथा सर्वोच्च और उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों में, ठीक है ना, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का सीधा हस्तक्षेप शून्य किया गया है। 5वां है, आपके विचार में भारत में न्याय प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें 2 सवाल पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या है? आंसर थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, सवाल भी पूछेगा तो 2 गो, तो आंसर तो बड़ा हो गए हैं। तो उत्तर लिखेंगे, कानूनी प्रक्रिया में काफ़ी पैसा व समय लगता है और ऊपर से कागजी कार्रवाई की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कोई पढ़ा लिखा इंसान रहेगा तब ना काम होगा, पैसा भी चाहिए, समय भी आपको देना है। ऐसा नहीं कि खाली पैसा लगा दिए बस हो गया, वकील को पैसा दे दिया बस अपना वो केस लड़ा, नहीं, आपको भी जाना पड़ेगा। कई बार कई केस सालों साल खींचते हैं और लोगों, खासकर गरीबों के लिए अपना काम धंधा छोड़कर नियमित रूप से कोर्ट कचहरी जा पाना मुश्किल होता है। समझे, गरीब कैसे अपना काम धंधा छोड़ देगा, ठीक है, तो खाएगा क्या? और अब बाकी लोगों को भी दिक्कत होता है, अपना काम धंधा छोड़ के कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। समझे, तो ये सब क्या बाधाएं हैं। उसके बाद क्या पूछ रहा है, इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो लिखेंगे, इसे दूर करने के लिए न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां की जानी चाहिए। जो खाली जगह है ना, ठीक है, उसको नियुक्त करना चाहिए। इस तरह से समझिए कि स्कूल है, ठीक है, अगर टीचर ही नहीं रहेंगे तो आपको पढ़ाएगा कौन? ठीक है, मान लेते हैं कि 10 टीचर का आवश्यकता है, टीचर है 5 ही, तो आपको दिक्कत होगा ना, ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से जिस न्यायालय में न्यायाधीश मान लेते हैं चाहिए, मान लेते हैं 15 चाहिए और 10 ही हैं, तो 5 की नियुक्ति करेंगे ना, तब ना न्यायाधीश सुनेंगे, सुनवाई करेंगे, तब जल्दी जल्दी केस का निपटारा होगा। तो वही बोला गया है, इसे दूर करने के लिए न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां की जानी चाहिए। गरीब लोगों के लिए निःशुल्क या कम पैसों में कानूनी सहायता की व्यवस्था होना चाहिए। 6ठा नंबर देखिए, अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? ठीक है, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगा तो क्या नागरिक को न्याय मिल पाएगा? तो नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हैं, सरकार उस पर क्या करेगा? जैसे कोई सरकार का में जो मंत्री है उसका भाई है, बेटा है, कोई कुछ गलत किया तो उसको सज़ा नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हैं। उसके बाद है अमीर और गरीब कोई इसमें लड़ाई होगा तो हमेशा अमीर जीतेगा। तो लिखेंगे, अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो तो कुछ ताकतवर लोग जो अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके न्यायपालिका की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने लगेंगे, जिससे आम नागरिकों को न्याय प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाएगा। ठीक है, मिलेगा ही नहीं न्याय। 7वां देखिए, कमजोर एवं अक्षम व्यक्ति किस प्रकार न्याय पा सकता है? मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता क्या है? तो देखिए, सरकार के द्वारा पता है मुफ्त विधिक सहायता, ठीक है, की सुविधा प्रदान किया गया। लोक अदालत बनाया गया जहाँ पर है ना मुफ्त में क्या होगा, सुनवाई होगा। तो उत्तर लिखेंगे, कमजोर एवं अक्षम व्यक्ति मुफ्त विधिक सहायता द्वारा न्याय पा सकता है। तो किस प्रकार पा सकता है? मुफ्त विधिक सहायता, ये जो बनाया गया सरकार के द्वारा, जो सुविधा दिया गया, इसका इस्तेमाल करके न्याय पा सकता है। फिर बोला गया है कि मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता क्या है, मतलब कौन प्राप्त कर सकता है, इसके लिए कंडीशन क्या है? तो उत्तर लिखेंगे, मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता है, पहला कंडीशन है उसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक ना हो। ठीक है, ठीक है, वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, वह भिखारी हो, ठीक है, ये सब हो तो ये सब का हो जाएगा काम। वह 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची या 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा हो, ठीक है, आदि। तो ये सब अगर कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो उसको ये सुविधा मिलेगा। 8 नंबर देखिए, लोक अदालत क्या है? तो लिखेंगे, लोक अदालत कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम
1987 के तहत एक वैधानिक संगठन है, समझे, एक वैधानिक संगठन है जो सुनिश्चित करता है कि सभी गरीबों को न्याय मिले। यहीं पर क्या होता है, फ्री में गरीबों को न्याय मिलता है। व्यवहार न्यायालय के परिसर में यह कार्यरत है। इसमें मुकदमों का निपटारा होता है जो किसी न्यायालय में लंबित हो। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।